हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए रोमांटिक एज का जो पार्ट चल रहा है उसमें मैं आपको जॉन कीट्स जो है उनके बारे में बताऊंगी, कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं। और उससे पहले अगर मैं आप लोगों को एक मॉडल दिखाना चाहूँगी, मेरी एक स्टूडेंट है जो कि अभी हमारा एलटी मेंस का बैच चल रहा है। उसमें जो है मेरी स्टूडेंट जो है उसने लिखा है, इसमें कहाँ है वो वाला जो गौरी है, तो इसमें ना मैं अभी आपको एक मॉडल जो है वो दिखाना चाहूँगी जो मेरी स्टूडेंट ने जो है लिखा है। और इसमें आप लोगों को इससे बहुत मतलब किस तरीके से लिखना चाहिए ये है। कल मैंने ये स्टूडेंट्स को दिखाया भी था, तो एक आंसर को किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए दैट आई विल शो यू। जैसे अभी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट है मेरी, इसने जो है वो लिखा है और इसमें मैंने 125 वर्ड्स का मतलब मैंने ये मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है अपने स्टूडेंट्स को। और उसमें मैंने कहा है कि मैं उनको पूरा तरीका सिखाया है लिखने का कि किस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो सब आप लोगों के लिए भी है। जैसे डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि इसने किस तरीके से लिखा है। इसकी कमी एक ये है कि इसने 125 वर्ड्स को 136 वर्ड्स में कर दिया। ये कमी है और ये कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कमी से क्या है कि आपके नंबर कट जाएंगे अगर, क्योंकि वो हमेशा जो कहते हैं ना कि कीप द वर्ड लिमिट इन योर माइंड वाइल राइटिंग द आंसर। सो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप योर वर्ड्स इन चेक। ना तो माइनस में होने चाहिए और ना प्लस में होने चाहिए। 5+ चलता है मगर माइनस नहीं चलता है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, उसने रोमांटिक एज ऑफ रोमांटिसिज्म, द रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम नियो क्लासिकल आइडियल्स। अब देखो इसने जो ध्यान दिया है ना, इसने यहाँ पर कहाँ पर कैपिटल करना चाहिए कहाँ नहीं करना, मतलब बहुत अच्छा मॉडल जो है इस लड़की ने लिखा है। और आप राइटिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। अब मैंने ना अपने स्टूडेंट्स को ये बताया है कि वेन एवर यू राइट एन आंसर, ट्राई टू राइट इट इन बुलेट पॉइंट्स, बिकॉज दिस इज द वे यू कैन मतलब दिस इज द वे योर आंसर विल लुक प्रेजेंटेबल। तो ये जो है ना, आप यहाँ पर ये देखो इसमें जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करो। ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देखिए कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर है। मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करना, बस इसकी एक कमी ये है कि इसने ना वर्ड लिमिट ज़्यादा कर दी है और इसकी नहीं है। तो मतलब इस तरीके के आंसर को अगर आप मॉडल मान के लिखोगे ना, एंड एवरीबॉडी कैन राइट। अब आपकी विल होनी चाहिए कि हाँ हमको लिखना ही है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपका मन ना हो लिखने का तो आप वो कुछ भी प्रोवाइड कर दे, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ कह रही हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड यू कैन नॉट रोट ईच एंड एवरीथिंग। तो आप हर चीज़ तो रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब जब रट नहीं सकते हैं तो क्या करिए, तरीका सीखिए ना लिखने का। अब जैसे आपको जॉन कीट्स के बारे में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें जो है कि जॉन कीट्स का कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि भाई जॉन कीट्स जो हैं, डिस्कस जॉन कीट्स एज अ सेंसुअस पोएट और विद इलस्ट्रेशंस, है ना, गिव इलस्ट्रेशन फ्रॉम हिज मेजर वर्क। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि आप लोगों को वेन एवर यू प्रिपेयर any writer, first of all prepare the age of that writer. Age means the literary age, whether the writer belongs to the romantic age or Elizabethan age or Victorian age, because in this way you learn the basic characteristics of that age. And while preparing an answer, it is required to understand the characteristics of that particular age. Otherwise, you will not be able to produce the answer in that presentable way as you are supposed to do so. So, let's start with John Keats. अब John Keats का मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैं let me see, पहले मैं एक बार देख लूँ क्या है। मैं इसको जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को जॉन कीट्स जो है क्वेश्चंस विद आंसर्स भी हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जॉन कीट्स के बारे में, अभी आपको यह क्या है कि आप लोगों के उसमें आपके में तो EMRS KVS में तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी है। तो आपको सबसे पहले जॉन कीट्स जी के बारे में जानना है, तो आप ये नोट्स देख सकते हैं। आई विल कंप्लीट इट इन इन 2 पार्ट्स, तो जैसे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि मटेरियल आपके पास बहुत है, मगर कंपाइल कैसे करना है दैट यू हैव टू लर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
अंडरस्टैंड अबाउट जॉन कीट्स. जॉन कीट्स की क्या क्या क्वालिटीज है. जॉन कीट्स as one of the central figure of the English romantic movement. What does it mean? That he belongs to second generation of romantic poets. He was known for his sensuousness. Whenever we go through his poems, we feel that each and every sense of us is working while going through those poems. So although his poetic career lasted scarcely 6 years, he died very young. His work is distinguished by its sensuous imagery. Whenever you go through, अगर आप किसी poet के बारे में पढ़ रहे हैं तो you must know the key points of that poet. For example, if you are going to write about Keats, and if you miss those words, sensuousness, imagination, and beauty, and the term Greek, Keats was a Greek, so you have missed the spirit और द सोल ऑफ दैट पोएट. तो ये आपको याद रखने, जैसे यहाँ पर है उनके जो वर्क्स हैं वो सेंसुअस इमेजरी, फिलोसॉफिकल डेप्थ एंड सस्टेन्ड मेडिटेशन से को दिखाते हैं. आर्ट, सफरिंग एंड मोर्टेलिटी. He died at the age of 25 in Rome because he was suffering from tuberculosis. Keats अपने पीछे जो पोएम्स छोड़ के गए हैं, दोज पोएम्स हैव बिकम कैनोनिकल इन इंग्लिश लिटरेचर. बेसिकली उनके जो ओड्स हैं 1800, उनका ये जो 1819 के ओड्स हैं, इस पे यह है कि एनस मिराबिलिस कहा जाता है एज ईयर ऑफ वंडर्स. 1819 जो है कहा जाता है ईयर ऑफ वंडर्स. कीट्स के अगर बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड है, जो पूछा जाए क्वेश्चन में लिखना तो आपको वो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपसे पूछ लिया जाता है. तो कीट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर, जिस दिन मेरी जो है 31 अक्टूबर, यानी कि जिस दिन ये क्या होता है, कौन सा दिन होता है ये, हेलोवीन. 31 अक्टूबर 1795 लंदन में. कीट्स जो हैं उनके फादर जो एक स्टेबल कीपर थे, एंड उनकी मदर का नाम था फ्रांसिस जेनिंग कीट्स. उनको भी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी. उनका जो परिवार था एक लोअर मिडिल क्लास परिवार था. और बाद में कीट्स ने इतनी कोई फॉर्मल जो है पढ़ाई नहीं करी थी, एंड व्हेन ही ट्राइड टू कंपोज पोएम्स ही वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड, स्पेशली बाय ब्लैकवुड मैगजीन्स एडिटर. अर्ली लॉसेस. उनके फादर की डेथ हुई थी 1804 में एक राइडिंग एक्सीडेंट के दौरान, और उनकी मदर जो है उनको ट्यूबरकुलोसिस था, तो शी सकम टू दैट. एंड 1810 में कीट्स जो हैं वो मतलब 14 ईयर्स में कीट्स के दोनों माता पिता की डेथ हो चुकी थी. उन्होंने क्लार्क स्कूल, जो कि एक चैरिटेबल स्कूल था, उसमें पढ़ाई करी, और वहाँ पर ही उनकी मुलाकात जो है वो चार्ल्स काउडन क्लार्क से हुई, जिन्होंने उन्हें रेनेसांस लिटरेचर से इंट्रोड्यूस कराया. बिकॉज कीट्स had in him the zeal for studies, so उनको बहुत पसंद आया कि वो स्पेंसर एंड ऑल जो भी जो राइटर्स थे वो पढ़ा करते थे. अब कीट्स जो है भाई रोटी में तो कमानी है, तो कीट्स ने अपनी जीविका कमाने के लिए ही स्टडीड मेडिसिन. मतलब उन्होंने डॉक्टर नहीं बनने के लिए नहीं, 1811 में कीट्स जो हैं एक एपोथेकेरी यानी कि एक जो है अपना मेडिकल जो है जिसे कहते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एक उन्होंने केमिस्ट बनने के लिए उन्होंने एक अप्रेंटिसशिप भी जो है सर्जन के अंडर में करी, गायज हॉस्पिटल लंदन में. हालांकि वो जो है मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते थे, मगर उन्होंने पोइट्री को चुना, और इसके लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया. वो ले हंट से बहुत प्रभावित थे, और जो है उन्होंने उनके जो जर्नल था एग्जामिनर, उसमें उनके वर्क्स भी छपे. उनका पहला वॉल्यूम था हिज फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स बाय जॉन कीट्स. वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है. दैट केम इन 1817, द पब्लिकेशन ऑफ एंडीमियन. अब उन्होंने जब एंडीमियन लिखा, अरे भाई एंडीमियन लिखते ही तो वो छा गए, मगर गलत कारणों की वजह से. दैट पोएम वाज, उन्होंने खुद ही कहा है कि दैट वाज अ फीवरिश अटेम्प्ट. बहुत सुंदर पोएम है. मतलब 4 पार्ट्स में है, 1000 लाइन्स ईच, 4000 लाइन्स की पोएम है. और लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इतना सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया उनको. ही गॉट वेरी हार्श रिव्यूज बेसिकली फ्रॉम द ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू, जिससे कीट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रभावित हुए.
एनस मिराबिलिस कहते हैं 1819 का जो ईयर है, दैट इज नोन एज एनस मिराबिलिस बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर ईयर ही कंपोज एज वन ऑफ द बेस्ट ओड्स। तो 1819 में, हालांकि वो बहुत बीमार थे, फिनेंशियल एंग्जाइटी, पर्सनल लॉस, लेकिन फिर भी कीट्स ने अपने ग्रेटेस्ट वर्क इस दौरान कंपोज किए। उनके मेजर ओड्स हैं, लामिया है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस है, हाइपीरियन है। ये पीरियड जो है ना वो उनके करियर का 1890 एनस मिराबिलिस, दिस ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ वंडर्स। और फाइनल ईयर, उनके भाई को भी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी, इसे कंजम्पशन भी कहा जाता है। उनके भाई की डेथ हुई थी 1818 में, और किड्स को भी ये बीमारी हो गई थी। तो 1820 में वो इटली गए थे हेल्थ रीजंस की वजह से, रोम में उनकी डेथ हुई 1821 में। उनका बहुत ही प्यारा एपिटैफ है जिस पर लिखा है, हियर लाइज द वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर, की यहाँ वो है जिसका नाम पानी पे लिखा है। अगर हम यहाँ पर मेजर वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं तो कीट्स का अब इनके वर्क्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो आई होप कि आप यहाँ तक, आप लोगों को बात समझ में भी आई होगी कि बिफोर राइटिंग अबाउट अ पोएट, बिफोर राइटिंग अबाउट a poet's work, you must know the biography of that writer, you must know the literary age of that writer, because through these things you know the particularities of that age। क्योंकि भाई देखो, सुपरफिशियल आंसर नहीं लिखना है, और आपको सब कुछ प्रिपेयर इसलिए होना चाहिए कि अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर आंसर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। नहीं लिख पाओगे क्योंकि वहां पर आपको इतना सोचने का समय नहीं मिलता। दैट शुड कम स्पॉन्टेनियसली। अगर नहीं आएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो चलिए कीट्स का फर्स्ट वॉल्यूम लेते हैं। उनकी पोयम है पोएम्स बाय की जॉन कीट्स। इस ये दिस डिड नॉट अट्रैक्ट मेजर अटेंशन फ्रॉम द क्रिटिक्स। ये उनकी फॉर्मल एंट्री थी लिटरेरी वर्ल्ड में। द कलेक्शन कंटेन्स अराउंड 30 पोएम्स हैं, जिसमें सोनेट्स भी हैं, शॉर्ट लिरिक्स भी हैं, और लॉन्ग रिफ्लेक्टिव पोएम्स। रिफ्लेक्टिव मीन्स होता है सोच पर, स्लीप एंड पोइट्री। Although the volume attracted little critical attention at the time, बहुत कम लोगों ने उसको पढ़ा, पर ये जो है कीट्स के पोइटिक आइडियल्स को बताता है। इसे देख के पता चल जाता है, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। इन द सेम वे कि जो पढ़ा तो पता चल गया कि कीट्स हैड दैट पोटेंशियल। स्लीप एंड पोइट्री जो है वो बहुत सारी लाइंस में है, और एक पोइटिक मैनिफेस्टो बताता है कि व्हाट हाउ अ पोएम शुड बी। उनका सेकंड मेजर वर्क था एंडीमियन, जिसे पोइटिक रोमांस कहा जाता है, दैट केम इन 1818। ये एक लंबी कहानी कहती हुई पोएम है। ये ग्रीक मिथ पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ ऑफ एंडीमियन, और एक मून गॉडेस है सिंथिया। ये पोएम 4 बुक्स में डिवाइडेड है। हर किताब में 1000 रफली 1000 लाइन्स हैं, और हीरोइक कपलेट्स में। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू मस्ट लर्न कि एंडीमियन, दिस बुक इज अ नैरेटिव पोएम। इट tells a story of a brain-sick shepherd, Endymion, and he is in love with with the moon goddess Cynthia. This poem is divided into 4 books. Each book has 1000 lines, so roughly it has 4050 lines, and it is written in heroic couplets. और इसकी ना बहुत खूबसूरत लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एंड एंडीमियन वॉज सेवेजली अटैक्ड बाय कंटेम्प्रेरी रिव्यूअर्स। बहुत ज़्यादा इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इस पोएम के लिए। वॉज सीवियर एंड ही कुड नॉट बेयर दैट बिकॉज ही वॉज सच अ सिंपल टर्न, ही कुड नॉट बेयर दैट। एंड इन एडोनिस, Shelley particularly mentioned that Keats did not die of consumption. He died because of that severe attack. He could not bear that severe attack. The final volume published during his lifetime, जो final volume आता that was Lamia, Isabel, The Eve of Saint Agnes and other poems, 1820 में आया था। ये कीट्स की आर्टिस्टिक मैच्योरिटी को बताता है। इसमें उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी कहती हुई पोएम्स है, बहुत सारे ओड्स है, हाइपीरियन है। हालांकि हाइपीरियन जो उनका एपिक है दैट कुड नॉट गेट कंप्लीटेड, और ये बुक जो है इसको इट वाज रिसीव्ड फेवरेबली, और कीट्स की एक माइलस्टोन माना जाता है उनके उनके उसको वर्क को। अगर हम उनकी बात करें कि लॉन्ग नैरेटिव वर्क्स में से एंडीमियन, एंडीमियन जो है ना वो उन्होंने जब लिखी थी 4050 लाइंस की 4 किताब में,
ये पोयम इट इज अमेलगमेशन ऑफ ब्यूटी, इमेजिनेशन एंड आइडियल लव। हालांकि इसका स्टाइल अनइवन है, बट इट इज फुल ऑफ कीट्स एक्सुबरेंस। उसके बाद अगर आपने इजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल पढ़ी हो, दिस इज ऑल्सो अ नैरेटिव पोएम। ये 1820 का वॉल्यूम है, ओटावा रिमा। ये लिखी गई है ओटावा रिमा में। इफ यू नो अबाउट दीज टेक्निकलिटीज तो आप बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये ना चेरी ऑन द टॉप होता है कि ये चीज़ों को ऐड ऑन करता है कि हाँ भाई स्टूडेंट पढ़ा लिखा है। तो ओटावा रिमा यानी कि 8 लाइन का स्टेंजा में लिखी हुई है। लगभग 63 स्टेंजास है। देर आर 63 स्टेंजास इन दिस पोएम, each of 8 lines resulting in a total of 504 lines। लगभग 504 लाइन्स हैं। और ये इसका सोर्स है बोकैचियोज डेकामेरॉन। बोकैचियो का डेकामेरॉन इसका सोर्स है। और ये पोएम एक ट्रैजिक लव स्टोरी है, जिसमें जो है एक दो भाई हैं, दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर सिस्टर, एंड द सिस्टर फॉल इन लव विद द सर्वेंट। और ये कहानी के बोकैचियो के डेकामेरॉन से ली गई है। ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये पोएम इनकी सेंसुअस इमेजरी से भरी हुई पोएम है। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1820। 42 स्पेंसेरियन स्टैंजा। कीट्स यूज्ड ऑल दीज थिंग्स, मतलब उन्होंने जो है चीज़ों के साथ बहुत उन्होंने मतलब उसको अच्छे से यूज जो है किया। स्पेंसेरियन स्टैंजा का मतलब होता है 9 लाइन का स्टैंजा। 9 लाइन का स्टैंजा है। इजाबेल में ओटावा रिमा 8 लाइन का स्टैंजा है। इसमें ईव ऑफ सेंट एग्नेस में 9 लाइन का स्टैंजा है और 378 लाइन्स हैं। ये पोएम जो है एक बेसिकली इसमें कहते हैं कि ना इस पोएम में यू कैन सी the touch of Romeo and Juliet, but Romeo and Juliet was a tragedy. In this, the Prospero and Madeline जो है they eloped and they fulfilled their love। तो यहाँ पर ये बहुत ही सेंसुअस इमेजरी है। उसके बाद लामिया, और जो है लामिया जो है ये भी एक कहानी कहती हुई पोएम है। ये 2 पार्ट्स में है और ये मॉडिफाइड स्पेंसेरियन स्टेंजा फॉर्म में है। 480 लाइन्स है और मतलब एग्जैक्ट काउंट स्लाइटली वेरी करता है। ये बेसिकली दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्यूटी एंड रेशनैलिटी। इफ beauty or imagination meets with rationality, obviously it loses its charm. So we should not see everything from the point of view of rationality. That's what Keats wanted to say, that philosophy is cold and beauty is exuberant, and so both these things should not get mixed. कीट्स का एक ना हाइपीरियन लिखा था उन्होंने। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन जब उन्होंने हाइपीरियन को लिखा तो वो खुद ही बोलने लगे कि इट हैज़ सो मेनी मिल्टॉनिक इन्वर्जन्स, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा मतलब मिल्टन को ही, क्योंकि कहता कि आप जब किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो उसका स्टाइल ना आपके अंदर अपने आप आ जाता है। तो ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, सो ही लेफ्ट इन बिटवीन। एक अनफिनिश्ड पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है। फ्रेगमेंट एक टुकड़ा आया था 1820 में और 900 सर्वाइविंग लाइन्स है। और ये टाइटन्स और बाय द ओलंपियंस के द्वारा, मतलब टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच के ओवरथ्रो को दिखाता है। उसके बाद है उनका फॉल ऑफ हाइपीरियन, ये उसका पार्ट था। ये ड्रीम, ये 89। अब कोई भी अगर जब पढ़ रहा है ना तो इससे बहुत सारी चीजें, अभी आप यूपी पीजीटी का भी पेपर है, अगर आप इसको एक बार नजर से निकाल लेते हो ना, यू विल गेट सो मेनी पॉइंट्स फ्रॉम दैट एज वेल। अब बात करते हैं कीट्स के मेजर ओड्स की। कीट्स के जो मेजर ओड्स हैं, अभी मैंने इनके क्वेश्चन भी जो हैं वो लिए हैं और इसमें कीट्स के मेजर ओड्स के बारे में बताती हूँ। 1819 में कीट्स के ओड्स आए। कीट्स के ने ओड्स जो लिखे, हाई पॉइंट ऑफ रोमांटिक लिरिक पोइट्री। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रोमांटिक एज जो है, दिस वाज द एज ऑफ लिरिक पोइट्री। लिरिक्स क्यों क्या बताते हैं? एक सिंगल इमोशन बताते हैं। लिरिक्स सब्जेक्टिव होते हैं। लिरिक जो होते हैं ना वो मतलब एक सिंगल इमोशन सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल इमोशन को बताते हुए होते हैं। तो लिरिक जो होते हैं ना बेसिकली दिल को छूने वाले होते हैं। तो रोमांटिक एज वाज द एज ऑफ लिरिक। ठीक है, लिरिक जो है इस समय का बहुत ही ज़्यादा इसमें एक अच्छा वो था, मतलब एक बहुत बड़ा जॉनरा था इसमें।
ये हाई पॉइंट ऑफ इंग्लिश रूम है, ओड टू साइकी। 1819 में उन्होंने लिखा था, 1820 में पब्लिश हुआ, एक इरेगुलर ओड है। 67 लाइन्स हैं इसमें, ओड टू साइकी में 67 लाइन्स, एंड इट सेलिब्रेट्स द इमेजिनेटिव रिवाइवल ऑफ नेग्लेक्टेड क्लासिकल गॉडेस। कितनी लाइन्स हैं ओड टू साइकी में? 67। अगर आप ये पॉइंट्स जानते हैं और आपसे कोई चीज लिखने को, ये टेक्निकलिटीज अगर आप मेंशन करते हैं तो ये टेक, और उसके बाद उसे अंडरलाइन भी करिएगा। अंडरलाइन करना इसलिए जरूरी है कि आप अंडरलाइन इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे को बताना होता है कि यस आई नो दीज पॉइंट्स एंड आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स इट। उसके बाद एक बेहद खूबसूरत पोएम है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न दैट वाज आल्सो कंपोज्ड इन 1819, पब्लिश हुई थी 1820 में। ये 5 स्टेंजास में, 10 लाइन, 5 स्टेंजास, 50। और ये पोएम जो है ना, ये इट्स अ पैराडॉक्स ऑफ टाइम, आर्ट एंड परमानेंस। इससे कि भाई ट्रुथ इज ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। वो ये कहते हैं कि इंसान नश्वर है, ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रांजिएंट, बट आर्ट इज परमानेंट। ओड टू नाइटिंगेल, 10 लाइन स्टेंजास हैं, 80 लाइन्स। और ये एक इमेजिनेटिव फ्लाइट है फ्रॉम सफरिंग इनटू द टाइमलेस वर्ल्ड। एक सॉन्ग नाइटिंगेल के सॉन्ग में व्हेन ही कंप्लीटली इमर्स हिमसेल्फ इन द ब्यूटी ऑफ दैट सॉन्ग। फिर है ओड ऑन मेलंकली। ये एक छोटा सा लिरिक है, 30 लाइन्स का ओड है। 10 लाइन स्टेंजास में है। एक फिलोसॉफिकल मेडिटेशन है ऑन सॉरो एज इनसेपरेबल, कि सॉरो जॉय से और ब्यूटी से इनसेपरेबल है। ओड ऑन इंडोलेंस भी 1819 में लिखा गया था। फिर उसके बाद है ऑटम, ये सब सितंबर 1819 में आया था, 1820 में पब्लिश हुआ था। 3 स्टेंजास हैं, 11 लाइन्स के, 30 लाइन्स हैं, और ये कीट्स का परफेक्टली बैलेंस्ड पोएम जो है वो मानी जाती है। तो ये था, अब इसको यहाँ तक मैं कंप्लीट कर रही हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी। कीट्स जो हैं वो सोनेट के मास्टर कह जाए। जब उन्होंने ना ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, इसका मीनिंग ये है क्योंकि कीट्स को ग्रीक लैंग्वेज तो आती नहीं थी, तो जब जॉर्ज चैपमैन ने होमर को ट्रांसलेट किया, होमर के वर्क को, तो ही वाज सो हैप्पी। तो उन्होंने उस पर खुश होके एक जो है सोनेट कंपोज किया था, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये एक पेट्रियार्कन सोनेट है, यानी कि 14 लाइन्स का ऑक्टेव एंड सेस्टेट में बटा हुआ, 1816 में लिखा था। ये ना लिटरेरी डिस्कवरी को जब वो बताता है कि इट सेलिब्रेट द थ्रिल ऑफ लिटरेरी डिस्कवरी व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। और एक शेक्सपियरियन सोनेट भी आया था जो पोस्टुमसली जो है वो पब्लिश हुआ था। ठीक है जी, चलिए एक उनका बहुत ही खूबसूरत सा सोनेट है, दैट इज ब्राइट स्टार। वुड आई वर एज स्टेडफास्ट एज दाउ आर्ट। ये 1819 में लिखा था, 14 लाइन का है, और ये कीट्स का प्रेम बताता है फेनी ब्राउन के लिए। दैट वॉज अनरेक्विटेड लव। एंड इसके इनके बाद एक बहुत खूबसूरत सी पोएम उनकी, ला बेले देम सांस मर्सी। ये एक लिटरेरी बैलेड है, 12 क्वाट्रेन्स है, क्वाट्रेन मतलब 4 लाइन स्टैंजा, 48 लाइन्स हैं। और ये एक बेसिकली एक मध्यकालीन युग की जो है उसमें दिखाता है, जिसमें एक नाइट है और उसको एक लड़की के द्वारा धोखा दिया गया है और वो एक डेसोलेट वैली में घूम रहा है। अब इसके बाद आपके पास आते हैं जॉन कीट्स के क्वेश्चंस विद आंसर्स। सबसे पहले आपका 125 वर्ड्स का ही है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 1819 इन जॉन कीट्स पोएटिक करियर। लिए तो मैंने कई सारे हैं, मेरे को लगता है कि मुझे ये कल डिस्कस करने चाहिए, बस आज के लिए पहले मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कीट्स का एक बायोग्राफी, उनके वर्क्स बताए। अब हाउ टू राइट द आंसर दैट आई लेट यू टुमारो। तो अगर अच्छा लगे तो भैया इनको इसको आगे देख लेना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं।